हम सामने देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं और ये तो और भी तेजी से बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा कंटेजियस है। क्या ये डॉक्टर प्रशांत इस दौरान क्या ऐसी कोई राह निकल सकती है जहां आप लोग ये, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट यूनियन के लीडर भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसी कोई आह्वान हो सकता है क्या फिलहाल कुछ दिनों तक इसको टाला जाए, सब आ जाए साथ में? आप कब तक इसको टालोगे? क्या आप किसी अनहोनी का इंतजार करोगे? क्या आपको पहले से सतर्क नहीं रहना चाहिए? हमारे करिकुलम में ना डॉक्टरी की पढ़ाई में आंदोलन का चैप्टर नहीं होता, हमारे करिकुलम में डिजास्टर मिटिगेशन का चैप्टर होता है। कोविड फर्स्ट वेव और कोविड सेकेंड वेव में आप देख चुके थे कि देश किस तरीके से इस सदी के सबसे बड़ी त्रासदी के सामने जूझ रहा था। तो हमारी और उस त्रासदी में हमने अपने लोगों को खोया भी है, हमने एक तरीके से सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। ठीक है। हम उस स्ट्रेंथ को रिप्लेनिश नहीं कर पाए हैं और जिस रास्ते से रिप्लेनिशमेंट होनी थी उस पे अड़चन लगा के बैठ गए। डॉक्टर प्रशांत, ये बात आपकी कम से कम अब यहाँ अभी इस समय सुनने में बिल्कुल दुरुस्त लगती है कि जितना आपका इसमें ओनस है कि आप लोग आगे बढ़कर आए, सर्व करें, उतना ही ओनस उस सिस्टम का भी है जिसने दूसरी लहर के दौरान ये कहा था कि आप क्वालिफाई करें ना करें, उस जगह जाकर हम आपको बिठाएंगे ट्रेन करने के बाद, ताकि आप मरते हुए लोगों को बचा सकें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानव यादव सफदरजंग हॉस्पिटल से, उनके पास हम चलेंगे। मानव, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके साथ बातचीत आप कर सकते हैं और जरा मुझे बताइए वो लोग क्या मतलब बड़ा असहाय महसूस कर रहे होंगे, और दूसरे अगर उनमें से किसी को फौरन ही मदद की जरूरत है तो हमारे साथ डॉक्टर्स यहां मौजूद हैं, क्या किया जाना चाहिए वो सलाह दे सकते हैं। बिल्कुल दिनेश, हम लोग लगातार ये एक तरह से मुहिम चला रहे हैं कि जो मरीज हमारे साथ है उनको एक बेड मिल जाए, क्योंकि अब इनका जो सिलेंडर है ये सुबह से दूसरा सिलेंडर है जो खत्म होने वाला है ऑक्सीजन का। 2 एम्बुलेंस बदली जा चुकी हैं और ये पेशेंट सुबह 4 बजे से दर दर भटक रहा है, इनको एक बेड चाहिए। ये हार्ट के मरीज हैं, 15 दिसंबर को इनको हार्ट अटैक आया था, जम्मू में इनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कल शाम को ये जम्मू से दिल्ली के लिए निकले और सुबह 4 बजे दिल्ली पहुँचे, उसके बाद से दर दर भटक रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल, एम्स हॉस्पिटल और आपका जीबी पंत जो कि हार्ट का स्पेशल एक तरह से स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल माना जाता है, वहाँ पर इनको बेड नहीं मिला है। बाकायदा सफदरजंग के डॉक्टर्स ने जो इनका हार्ट सेंटर है उन्होंने लिख के दिया है कि हमारे पास बेड नहीं है, उन्होंने ऑन पेपर लिख के दिया है कि इनको ये बेड नहीं देने में सक्षम नहीं है अस्पताल। तो अब ऐसे में ये मरीज़ कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन भराने के लिए इनको भी यहाँ से थोड़ी देर में जाना है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो लगातार ख़त्म हो रहे हैं, कोई मदद के लिए नहीं है जम्मू से, क्योंकि इनके वहाँ पर कोई परिजन साथ में नहीं थे, इसलिए इस पेशेंट को दिल्ली लाया गया है। लेकिन हालत क्या है दिनेश, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बेड, ऑक्सीजन बेड चाहिए। इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, इतने बड़े बड़े दावे करती है दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लेकिन एक ऑक्सीजन बेड इस मरीज को नहीं मिल पा रहा है। बेताल सिंह इनका नाम है, इनकी धर्मपत्नी है गंगाश्री, हम इनसे बात करेंगे। गंगाश्री, हम देख रहे हैं आप मैं माफ़ी चाहूँगा, आप थोड़ी परेशान है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका जो दर्द है वो सरकारों तक पहुंचे, क्योंकि इस वक्त आपके जो पति हैं उनको बेड की बहुत ज़रूरत है। बेड नहीं मिल रहा है, मेरे पति बहुत परेशान है, सुबह के भटके रहे, 2 सिलेंडर ख़त्म हो गए, कोई सुनाई नहीं हो रही कि जाओ हॉस्पिटल में, वह हॉस्पिटल में गाड़ी वाला वो बोलता है सिलेंडर भराए के लिए आओ, हमें 2 जने परेशान हो रहे, कभी आए नहीं दिल्ली में। जब आप अस्पताल में ऐसी सुनती नहीं, कभी इंसान वैसा ही ऐसे इंसान मर जाएगा। जब आप अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर्स वहाँ क्या कह रहे हैं? डॉक्टर मना कर देते बेड खाली ना जाए सीएन वाला, इतनी बड़ी दिल्ली है कि हमारे मरीज यहाँ से जाएगा। तो दिनेश, इतनी बड़ी दिल्ली है, दिल्ली की तरफ मानव यहाँ मेरे साथ जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं फिलहाल वो अभी जब आपकी ये बात सुन रहे थे उनमें से कुछ ने कहा कि हम कोशिश करते हैं, कुछ आप हमारी बात कराइए। डॉक्टर अनुज कुछ कह रहे थे, आप क्या किया जा सकता है इनके लिए? जी बिल्कुल, जैसे कि ये जो मरीज़ हैं वो सफदरजंग अस्पताल में अभी हैं, ये एम्स के सामने है शायद, अभी आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सामने है ना मानव? हाँ दिनेश, देखिए अभी ये सुबह सफदरजंग हॉस्पिटल गए थे 6:30 बजे, उसके बाद ये एम्स आए, एम्स में मना किया तो फिर सफदरजंग गए, मैं इनके साथ खुद गया। अभी 2 घंटे से ये सफदरजंग हॉस्पिटल। अच्छा, ओके, हाँ अनुज, क्योंकि इनको बीच में चेक करना पड़ रहा है। डॉक्टर अनुज जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए ध्यान से। जी, सफदरजंग अस्पताल में हर डिपार्टमेंट में जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं जिन्हें कंसल्टेंट बोलते हैं या जो फैकल्टी होती है वो अभी उपलब्ध है, चाहे वो वार्ड हो, चाहे ओपीडी हो, चाहे वो इमरजेंसी हो। तो हम ये कोऑर्डिनेट करके आपकी हेल्प करा सकते हैं कि जो कंसल्टेंट हैं, जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, वो उस मरीज़ की मदद करें ताकि उसे उपचार मिल सके।
मैं डॉक्टर अनुज से नंबर लेकर आपको पास ऑन करता हूं मानव, ताकि आप इनको दे सकें और वहां जाके कंसर्न डिपार्टमेंट में वो बात कर सकें और इनको जरूरी मदद मुहैया हो जाए। डॉक्टर अनुज, आप मुझे पास ऑन कर सकते हैं, मैं आपको अभी नंबर देता हूं। और इस बीच आप वहां जो दूसरे पेशेंट्स मौजूद हैं, अगर मानव किसी और को भी जरूरत है, किसी और की हालत भी आप ऐसी देख रहे हैं जिसको फौरन जरूरत है, तो आप बात करा सकते हैं। लेकिन मैं तब तक इस बारे में यहां जरूर बात करना चाहूंगा। डॉक्टर सुनील, आप ये कह रहे थे, आप सब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई हड़ताल का चैप्टर तो होता नहीं और मन से हम ये करते नहीं, खुशी खुशी करते नहीं। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए ये स्थितियां और चरमराती हैं और उधर कोई रास्ता फिलहाल नहीं निकलता है काउंसलिंग के लिहाज से, तो क्या आप लोग हड़ताल को फिलहाल रद्द करके और काम पर आने की सोचेंगे? जी, जैसे हमने प्रीवियसली किया कि ऑन द वर्बल अश्योरेंस ऑफ ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, हमने 3 बार अपना जो हड़ताल है वो वापस ली, होल्ड किया, लेकिन उसके बाद में हमें कुछ नहीं मिला। हमें वर्बल एश्योरेंस मिलती जा रही है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। हम पेशेंट केयर को ध्यान में रखते हुए, जो ओमिक्रॉन थर्ड वेव है उसको ध्यान में रखते हुए, अब अपनी डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये हम जो पैन इंडिया के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन सब ने एक साथ डिसाइड किया है कि इस बार जो हमारी जो मांगे हैं, जो नीट पीजी काउंसलिंग है, वो जल्दी से जल्दी हो, और ताकि हमारे रेजिडेंट डॉक्टर जो घर बैठे हैं वो उनका एडमिशन हो सके और हमें प्रॉपर मैन पावर मिल सके, ताकि हम उसी जोश और उत्साह के साथ दोबारा से जो थर्ड वेव है ओमिक्रॉन की उसके अगेंस्ट लड़ सकें। एक बात मैं और इसमें समझना चाहता हूं कि क्या ऐसा भी लग रहा है डॉक्टर्स को, कभी हम ये देखते हैं कि उनको इस बारे में सामने निकल कर आना पड़ता है कि हमारे साथ मैन हैंडलिंग क्यों होती है, हमारे ऊपर हमला क्यों बोल दिया जाता है, हमको जो हम प्राण रक्षा का काम करते हैं हमको ही दुश्मन क्यों तसव्वुर कर लिया जाता है। कभी उनको ये कहना पड़ता है कि हमारी पढ़ाई, हमारे आगे दाखिले के लिए राह आसान तो बनाए। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि सिस्टम ग्रांटेड लेता है? बोलता तो है भगवान, लेकिन शायद ट्रीटमेंट के लिहाज से बड़ा फर्क देखने को मिलता है। अदिति, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी डॉक्टर भगवान नहीं होता। डॉक्टर बस भगवान का दूत मान सकते हैं एक तरीके से। वो जो भी शिक्षा ग्रहण करके आता है वो उससे अपने साथ के मरीजों की हेल्प करने की कोशिश करता है। मौत से बचाना तो भगवान का काम है, हम तो बस उसमें एक सारथी बन सकते हैं। और रही बात मैन हैंडलिंग की, तो मैं ये बात समझती हूँ कि बहुत पेशेंट्स बहुत नहीं, ये सिर्फ अकेला मुद्दा नहीं है। डॉक्टर्स को कंसर्न करने वाले तमाम मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि एपेथेटिकल रहते हैं लोग या इनिशिएटिव लेकर काम करते हैं? डॉक्टर साहब, जब भी ये तो एक समाज का जरिया है कि हमें हमारे प्रोफेशन को इस इज्जत की नज़र से देखा जाता है, लेकिन जब भी मुद्दा डॉक्टर के रिगार्डिंग होता है, कहीं ना कहीं हम हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस पाते हैं। डॉक्टर्स का कहना यह है कि जिस तरह का ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए, उनको कई बार महसूस होता है कि मिलता है नहीं, और अगर ऐसा है तो एक समाज के तौर पर और सिस्टम के तौर पर हम सब के लिए सोचने का विषय है। ओमिक्रॉन और इस तरह के पैंडेमिक के समय तो कम से कम हमको एहसास होना चाहिए कि हमारे लिए कितने वैल्यूएबल, कितने सिग्निफिकेंट है ये पूरी फ्रेटर्निटी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।